हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप कई बार मुझे याद दिलाते हैं कि अमरीश मिश्रा जी से बात जरूर करें। उनकी भी अपनी मसरूफियातें, हम कोशिश करते हैं बात करने की। आज फिर हमें अमरीश मिश्रा जी के साथ बात करने का मौका मिला है। अमरीश मिश्रा जी के बारे में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि उनके तीनों चैनल बहाल हो चुके हैं और अमरीश मिश्रा स्पीक्स और बाकी जो 1 और 2 वो सारे एक्टिव हैं। और अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन वो सबसे अहम है, सबसे ज्यादा वीडियो उस पे होती हैं। आप उनको सब्सक्राइब करें, देखें उनके वीडियोस, और वो मुसलसल बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अमरीश मिश्रा जी बेंगलोर में रहते हैं। उन्होंने एक जो उनकी पहचान है वो एक राइटर की है और एक इनकलाबी बेबाक अंदाज में बोलने वाले शख्स की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन लीडर रहे और बहुत ही एक ऐसा कैरियर जिसमें फिल्म भी लिखे हैं, नॉवल भी लिखे हैं, किताबें भी लिखी हैं, सीरियस किताबें लिखी हैं। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल जो मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से सीरिया में हुकूमत बदली गई और उसके बाद अब जो कत्लेआम का सिलसिला है, उस कत्लेआम को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आखिर ये कौन से प्लान का हिस्सा है कि सामने लोग खड़े हैं और उनको गोलियां बरसा दी जाती हैं और उन्हें खत्म कर दिया जाता है। ऐसी वीडियो जिसमें छोटे छोटे 3 बच्चे जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसको कत्ल करने वाला कहता है तुम में से बताओ पहले तुम में से किसे कत्ल करूं। इस तरह की वीडियो देख करके इंसान लरस जाए, वो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। क्या कुछ है इससे आगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या मकसद है इस सब का? और देखिए इसमें जो ये बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। और हालांकि इसमें एक चीज है, मैं आपको बताऊं कि सीरिया के रेजिस्टेंस की जो बात हम लोग ने कही थी वो उसने अपना पिछले कुछ दिनों से 2 महीनों से घटनाएं हो रही थी, एचटीएस के लोग भी मारे जा रहे थे। लेकिन इस घटना में जब एक अचानक जो आज से करीब 1 हफ्ता पहले एक घटना घटी जिसमें एचटीएस का और जो सीरियन रेजिस्टेंस के एक लीडर का भी नाम आया, अल गनी करके, उनकी फोटो भी आई और उन्होंने सीरियन लिबरेशन आर्मी करके बना, मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया, जिसके कोस्टल रेजिमेंट्स हैं, जिसके माउंटेन ब्रिगेड हैं। शुरू में उन लोगों ने जबले वगैरह पे कुछ समय तक के लिए कब्जा भी किया था। देखिए मैं इसको काज़मी साहब दूसरी तरह से देखता हूँ। एक तो जो पहलू है ही कि अमेरिका इजराइल के इशारे पे जुलानी चल रहा है और वहां पर वो एथनिक स्ट्राइफ क्रिएट करना चाहता है। एक तो ये पहलू हो गया। और एथनिक स्ट्राइफ कई तरह से क्रिएट करना चाहता है कि जो वो नई सरकार बना रहा है, जो उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, उसमें इनबिल्ट हो स्ट्राइफ, जो कि अभी दिखाई पड़ रहा है कि एसडीएफ से कुर्दों से उसका समझौता हुआ है कि वो अपनी ऑटोनॉमी रख सकते हैं। फिर ये जो सीरियन नेशनल आर्मी है जो टर्की वाली, इससे भी बातचीत चल रही है। कुछ और जो रेबल फैक्शंस हैं उनसे भी बात चल रही है। लेकिन वहां पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी आईसिस के कब्जे में है, छोटे एरियाज हैं। एक तो आईसिस 10,000 वहां पर प्रिजन सेल्स में है एसडीएफ इलाकों में, उधर ये रजोवा वगैरह की तरफ, वो एक अलग है, वो अलग है। उसके अलावा कहीं 400, 500, 1000, 2000 ऐसे 2-3 छोटी छोटी, बहुत छोटी जगह हैं, जैसे 4 गांव या ऐसे, जहां, और वो भी यूएस बेस के पास, जो यूएस बेस है अल्तन्फ का, नहीं सॉरी, अल्तन्फ है वो कौन सा है जो एकदम उधर लगा हुआ है, ये ईस्टर्न साइड में। तो वो वहां उसके पास कुछ इलाके हैं जहां 100-150 आईसिस के फाइटर्स भी हैं। लोग कहते हैं वो गांव खाली हैं, लेकिन वहां पर लोग हैं। मतलब वो गिरफ्तार नहीं है। वो क्यों उनको छोड़ा हुआ है, कैसे हुआ है, वो एक अलग सवाल। तो देखिए बात असल में ये है कि एक दो विजन सीरिया के हैं जो सीधे टकरा रहे हैं। एक विजन है वेस्ट का और इजराइल का, यूरोप, अमेरिका, इजराइल का। वो विजन ये है कि सीरिया को 2 तरह से अगर फिजिकली डिवाइड ना भी कर पाओ, क्योंकि लोग कहते हैं कि फिजिकल डिवीजन, अब फिजिकल डिवीजन मान लीजिए, देखिए आजकल इतना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस हो गए हैं, ये जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, इनके ऑपरेशंस सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। तो ये
उस तरह से डिवाइड ना करके वीक करके और अपने पर डिपेंडेंट बनाए। देखिए लेबनान में क्या गेम चल रहा है उससे सीखना होगा। लेबनान में ये गेम चल रहा है अभी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है नर्व्स का। और वो नर्व्स का गेम ये है कि लेबनीज सरकार को किसी तरह इस पोजीशन पे ले आओ कि वो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कुछ बोल दे या कुछ कर दे या कुछ हो जाए। ईरान का वही ईरान की जो पूरी कोशिश है वो ये है, अच्छा ये मतलब वेस्ट और इजराइल और अमेरिका की कोशिश है कि लेबनान को एक ऐसी स्थिति में ले आओ कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाए और लेबनान हमेशा हम पे डिपेंडेंट रहे। इजराइल का इस पर बयान आ चुका है। इजराइल ने बल्कि लेबनान सीरिया दोनों के बारे में कहा है कि ये जॉर्डन की तरह हमें चाहिए, जॉर्डन मॉडल है हमारा। एग्जैक्टली उन्होंने कहा जॉर्डन मॉडल है, हमें जॉर्डन की तरह लेबनान सीरिया चाहिए। और उसने एक बड़ा एग्जाम्पल दिया, जिस इजरायली लीडर ने कहा, उसने कहा हम 3 बजे फोन करते हैं जॉर्डन के राजा को, वो उठ के जो हम चाहते हैं वो करता है। 3 बजे रात को फोन करते हैं, वो उठ के जो चाहे करता है। इस तरह का हमको चाहिए लेबनान और सीरिया। एग्जैक्टली उसने यही कहा है। और उसके बाद आप देखिए तो अब जब लेबनान को इन्होंने ये बनाना है, तो ये लेबनान और सीरिया को, तो लेबनान में एक जंग चल रही है पॉलिटिकल, जो ये है कि भाई वो हिजबुल्लाह को वो करो। उधर ईरान और हिजबुल्लाह क्योंकि वहां मजबूत हैं, वो अपना एक पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, जनता का कैंपेन चला रहे हैं कि देखो हमने इजराइल से 2000 में भी निजात दिलाई, अभी भी हमने इजराइल को हटाया। तो वो एक जो पूरी एक लड़ाई है, जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह चाह रहा है कि वो एक्सेप्ट ही ना हो, बल्कि पॉलिटिकली क्योंकि वो डोमिनेंट फोर्स है तो उसको वहां के जो बाकी सुन्नी और क्रिश्चियन है वो माने। और उस चीज को सुन्नी क्रिश्चियन एक हिस्सा मान भी रहा है। अभी जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट ने हैं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि इजराइल हमारा एनिमी है, इजराइल हमारा एनिमी है। उन्होंने वो मतलब जुलानी की तरह नहीं बोलते हैं कि इजराइल को एनिमी या दोस्त कुछ नहीं, वो तो कुछ कहते ही नहीं। वो तो बस एक दोस्त ने स्टेटमेंट दिए हैं कि इजराइल जो सोच रहा है वैसा नहीं होगा ये, बट वो ये नहीं कहता है दुश्मन। जोसेफ आउन ने तो दुश्मन का मतलब दुश्मन बकायदा इस्तेमाल किया। फिर भी उनके जो एक्शंस हैं वो दिखाते हैं कि वहां पर एक जद्दोजहद जारी है और वेस्ट का भी एक डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है। हालांकि ईरान उसको काउंटर कर रहा है। सीरिया में देखिए क्या है कि मुझे जो खबर है कि अलावाइट्स जो थे वो एक लंबे समय से ईरान से लेबनान हथियार पहुंचाने का भी जरिया थे। और असद रिजीम जब तक मतलब असद रिजीम तक ये सीमित नहीं था कि सरकार करे। अलावाइट्स जो हैं और अलावाइट्स के जो बयानात आए हैं, एक तो बहुत ही मार्मिक बयान और पॉलिटिकल भी है। उन्होंने कहा कि सीरिया की इंडिपेंडेंस, सीरिया की सॉवरेंटी के लिए, सीरिया के इंडिपेंडेंस के लिए, सीरिया की भूमि के लिए हम लोग जो अलावाइट्स जिन्होंने 50 साल अरब नेशनलिज्म का झंडा ढोया, हम वो अलावाइट्स जिन्होंने सोशलिस्ट बाथ पार्टी का झंडा ढोया, हमने सैक्रिफाइस कर दिया अपने 10,000 लोग सीरिया के लिए। ये उनका सोचिए एक बड़ा मुझे पॉलिटिकली वो हिट किया। मतलब कि देखिए वहां पर जो पूरी एक सिचुएशन है वो सीरियन अच्छा, अब ये भी है इसमें कि जो जुलानी ने किया है कि इस तरह के एकदम सुन्नी टाइप के वो जो लोग होते हैं जो ऐसे यहाँ से मुझसे कटवा के ऐसे दाढ़ी रखते हैं, वो तलवार लेके सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर के सामने खड़े हैं, वही बोल रहे हैं कि नुसारिया और अलावाइट्स का हमने मर्डर किया है। कई इस तरह के वीडियो, वो तो डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी एक वीडियो आ गया है। वैसे भी कई वीडियोज आए हैं जिसमें वो नुसारिया और अलावाइट्स को मार रहे हैं। नुसारिया मेरे ख्याल से शिया को नौसेरी कहते हैं उनको जी, वो शियास को कह रहे। तो वो सीधे सीधे सेक्टेरियन, तो उनका ये था। लेकिन अलावाइट्स इस समय उन्होंने संयम ही नहीं रखा, बल्कि जो उनका रेजिस्टेंस है उसने भी जब देखा कि सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां हमको भी बड़ा कत्लेआम करना पड़ेगा और उसमें सुन्नी सिविलियंस भी मारे जा सकते हैं। ऑब्वियसली भाई, जब आप जैसे जबले में एक समय तक 2 दिन तक रेजिस्टेंस का कब्जा हो गया था, लेकिन वहां पर इन लोगों ने क्या किया, एचटीएस ने, कि सीरिया के एक बहुत बड़े हिस्से को, जनता को वहां भेजना शुरू कर दिया, पब्लिक को, सुन्नी पब्लिक को। अब वहां जब ये स्थिति आ गई और उसके बाद अब उसके फाइटर्स भी थे, अब आप गोली चलाओगे, ये चलाओगे तो सीरिया के सुन्नियों का भी कत्लेआम होगा, वही जैसी स्थिति होगी जैसे इन लोगों ने की। तो उसमें वो सीरियन रेजिस्टेंस, वो ऐसा नहीं कि वो मिलिटरीली हारा, वो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, और ये एक बहुत ही मतलब जिसे हम कहें कि फैसिस्टिक टाइप, लेकिन
अब पॉलिटिकली एक तरह से उन्होंने एंटिसिपेट किया और इस तरह का एक शैतानी मूव किया जिसमें उन्होंने जाके ये पूरा खेल किया। सिविलियन सुन्नी ना मारे जाएं, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि अलावाइट जो फाइटर्स हैं जिन्होंने कुछ जगह ले भी ली थी और आज अभी भी लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो कौन सा मैं माउंटेन का नाम भूल रहा हूँ, एक यूनिस माउंटेन वगैरह जो है वहां पर वो लोग अभी भी काबिज हैं। सीरियन और अल गनी उनका बयान आया है, रशिया के हिमेम बेस में जो अलावाइट्स गए हैं उनको बार बार अल गनी की ही अपील आ रही है कि उसको अभी तुम लोग खाली मत करना किसी भी हालत में, कोई जितना भी कहे, रशियंस भी कहें तब भी खाली मत करना। हम लोग पूरी बातचीत में हैं और उसमें वहां करीब शायद 4 से 5 हजार लोग हैं, कुछ कहते हैं 10,000 लोग हैं। मैंने तो टेंट्स देखे हैं, जो रशियन बेस में टेंट्स बहुत सारे लगे हुए हैं और रशियन बेस से जो निकल रहा है वो मार दिया जा रहा है। 21 से लेके 22 डॉक्टर्स मारे गए, बताइए। मतलब उसमें महिला डॉक्टर्स थी, बिल्कुल जो इंडिया की तरह, मतलब वेल एजुकेटेड, कोई मतलब जैसे बड़ा सेकुलर कल्चर एलावाइट्स में है और एकदम मतलब कोई उस तरह का सर भी नहीं ढका है, मतलब एकदम नॉर्मल जैसे एशियन जो विमेन होती हैं जो कामकाजी, उनको मारा है। तो वो देखिए, वो जो बहुत ज्यादा एक मतलब महिलाओं को मारना, बच्चों को मारना, ये देखिए इजराइल को भारी पड़ गया। तो ये जुलानी को तो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और जुलानी देखिए बहुत दिनों तक बचेगा नहीं। अब इसने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया, ये जो इसने करवा दिया। और ये एक इसका डेस्परेशन भी था, इसका ये भी था, और एक चतुर चाल भी थी कि सिविलियंस को आगे कर दो ताकि वो लोग सिविलियंस को नहीं मारेंगे, हम मार सकते हैं। वही देखिए जो फिलिस्तीन वाली बात है कि हमास सिविलियंस को नहीं मारता है, उनको प्रोटेक्ट करता है जहां तक हो सके, और इजराइल जो है वो सिविलियंस को टारगेट करता है। तो सेम लाइन है, बिल्कुल डिट्टो लाइन है जुलानी और इजराइल। अब इसमें क्या है कि अभी देखिए, जब से ट्रंप ने बात की हमास से, तब उसके बाद ये देखिए शुरू हुआ है, और ये इजराइल का ही मूव है कि अटेंशन को डाइवर्ट करना। और पूरी तरह से जो इजराइल हार रहा है इस समय, देखिए इस समय काज़मी साहब, मिडिल ईस्ट की क्या सिचुएशन, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बड़ी अजीब है, बहुत ही ज्यादा। अब जब से ट्रंप ने हमास से सीधे बात करनी शुरू की, जो हमास अभी मैं उस पे आऊंगा, लेकिन जो बात आपने अब तक की उसमें 2-3 चीजें बहुत ही अहम है। एक तो ये कि इजराइल चाहता है कि जॉर्डन की तरह लेबनान और सीरिया कमजोर हालत में पहुंच जाएं और उनके इशारों पर उंगली पर नाचें। एक चीज उसमें बीच में लेबनान के सिलसिले में यह भी खबर आ रही है इजराइल से कि लेबनान सरकार से इजराइल के नॉर्मलाइजेशन के रिश्ते पर भी बात हो रही है। यानी जो इस तरह से ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात सऊदी अरब से करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने यूएई और बहरीन से और सूडान और मोरक्को से किए हैं, उसी तरह से ताल्लुकात यहां लेबनान से भी करना चाहते हैं। उधर सीरिया का तो वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने है ही, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा दोस्त इजराइल है, उसके लोग अगर आ जाएं तो सरकारी इमारतें खाली कर देना। खैर, यहां तक तो बात आ गई। अब ये जो हम 2 चीजें हैं, ट्रंप के आने के बाद 2 चीजें हुई। एक जगह तो हमास से बातचीत उन्होंने बराह रास्त शुरू की, दूसरी तरफ ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को लेटर भेजा। लेटर शुरू में रास्ते में कहीं था, अरब किसी डिप्लोमेट ने कल ही दिया है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को, उसके बाद ये जवाब आ गया कि ये डिसेप्शन है, ये धोखा है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया कि जो ये बातचीत का ऑफर है ये धोखा है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये बातचीत नहीं करते बल्कि हुक्म चलाते हैं, मेज के दूसरी तरफ क्या कुछ करेगा वो भी हम ही बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो वो इस तरह की बातचीत नहीं करना चाहते। तो अब ये हमास के साथ बातचीत, उसका इजराइल पर क्या असर, ईरान के साथ बातचीत की ऑफर, उसका इस मिडिल ईस्ट के हालात पर क्या कुछ असर होने वाला है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, ये 2 अलग चीजें हैं। ट्रंप का हमास से बात करना वो एक अलग है, और ईरान से एक अलग है, क्योंकि देखिए दोनों इश्यूज हालांकि उनमें लिंक है, लेकिन फिर भी वो उनको अलग अलग देखा जाए। देखिए, ट्रंप का हमास से बात करना वैसे ही है जैसे निक्सन का वियतकांग से बात करना या निक्सन का वियतनामीज रेबल से बात करना। वो तो 2 बेलिजरेंट पार्टीज हैं। अमेरिका कोई तीसरा देश नहीं है, कभी नहीं रहा है। अमेरिका इजराइल इस लड़ाई में शुरू से साथ हैं, और
कभी भी बाइडेन ने इसको छुपाने की कोशिश नहीं की, खुल के हथियार दिए, जो इजराइल ने कहा उसको माना। तो अब ये मान लिया गया है कि अमेरिका, ये मान लिया गया था, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके लिए, ये मान लिया गया था और ये है भी कि अमेरिका और इजराइल, इनके इंटरेस्ट एक है। तो अगर इजराइल हमास से बात करे, वो उतने ही, उसका उतना ही मतलब है जितना ट्रंप हमास से बात करे। लेकिन यहां पर एक पेच है। पेच ये है कि बाइडेन के समय, बाइडेन का आखिरी साल था जब ये लड़ाई शुरू हुई, और उसमें नेतन्याहू ने काफी डोमिनेट किया बाइडेन को, और उसने एक ट्रांजिशन दौर था, उसको भी चुनाव जीतना था, उसने, नेतन्याहू ने जो चाहा वो उसने करवाया। लेकिन जो ट्रंप आया, तो ट्रंप एक तो अच्छी थंपिंग मेजोरिटी से आया, दूसरी बात उसने ये पकड़ ली बात कि इजराइल और अमेरिका को लोग एक साथ क्लब करते हैं, तो ठीक है क्लब करो, लेकिन अब जो क्लबिंग में इजराइल के कहने पे अमेरिका चलता था, अब अमेरिका के कहने पे इजराइल चलेगा। तो अब आप सोचिए, ये डायलेक्टिक्स ओवरटर्न हो गई, ये सर के बल उसने खड़ा कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जैसे ही बातचीत हुई है, अनगिनत आर्टिकल्स हिब्रू वेबसाइट्स में आप देखिए पटे पड़े, वल्ला में, युद्धोत एरोनॉट में, कभी चैनल 12 में, कभी चैनल 13 में, उनके पास इसी तरह के उनके पास जो चैनल्स हैं, और उसमें और भी हयो इजराइल हयोम है। एक टाइम्स ऑफ इजराइल में एनालिसिस छपा है कि अभी तो ये जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, क्या ऐसा नेतन्याहू के साथ भी होने वाला है? नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह क्योंकि ट्रंप ने उसी चीज को, ठीक है साथ हैं साथ हैं साथ हैं, नेतन्याहू है ये, तो उसने ये कर दिया। और जब साथ है तो उसमें ऐसे तो हो ही सकता है ना, तो उसने अपने को ऊपर कर दिया। अब क्या स्थिति हो रही है, अब इजरायली पब्लिक भी ट्रंप के साथ है। कल ओपिनियन पोल में पढ़ रहा था, 57% इजरायलीज आर इन फेवर ऑफ ट्रंप टॉकिंग डायरेक्टली टू हमास, 57%, और उसमें केवल 23% ऐसे हैं जो इसके खिलाफ है। अब आप बताइए, 57% ट्रंप को अपना नेता माने हुए हैं, और अब ये चीज नेतन्याहू ने इंप्रेशन दिया कि अरे अमेरिका तो हमारा दोस्त है, अमेरिका तो हमारे कहने पे चलेगा, ये वो। अब वही जब पलट गया मामला, तुम इतना उनके बीच घुसोगे तो फिर वो भी तो अपना वार करेंगे, वो सुपर पावर है, कमजोर थी उस समय। अब लेकिन अब तो इजरायली पब्लिक अब कह रही है कि अब जो ट्रंप कहेगा वो करेंगे। और यहां पर इजरायली एनालिस्ट कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ट्रंप ने कोई डील कर ली तो इजराइल को मानना होगा, इजराइल के पास वीटो पावर नहीं रह गई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इजराइल के पास वीटो पावर नहीं रह गई है, जो ट्रंप डील करेगा उसको उसे मानना पड़ेगा। और विटकॉफ देखिए इस हफ्ते के अंत में आ रहे हैं। एडम बोयलर ऑलरेडी ट्रंप को नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सर पे सींग नहीं है, वो नॉर्मल आदमी है, दे आर एक्चुअली नाइस गाइज। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। उसके बाद उन्होंने रिट्रैक्ट किया कि नहीं उन्होंने ये किया वो किया, बट लेकिन सवाल ये है कि किसी भी ताकत को नॉर्मलाइज ऐसे ही किया जाता है। निक्सन की भी भाषा आप देखिए, 1973 में जब करार हुआ है और 1975 में अमेरिका हटा, लेकिन 1973 तक ट्रूप्स पुल आउट कर ली थी मैक्सिमम। तो उसमें भी उसने पहले जो भाषा है और उसके बाद जो भाषा है, तो दे आर ऑनरेबल एनिमीज, इस तरह की बातचीत जो है वो निक्सन ने करनी शुरू कर दी थी। तो वो एक पब्लिक के लिए माहौल बनाना है कि वो देखिए वो अब धीरे धीरे, अब इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हमास को नॉर्मलाइज कर रहा है। इसमें एक और जो बात लेकिन निहित है वो देखिए ये है कि दुनिया में बड़े चेंजेस हो रहे हैं। जो अरब मुल्क हैं जिन्होंने अभी समिट किया था और $59 बिलियन का एक प्लान प्रस्तुत किया था गाजा में, मतलब गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में, हालांकि वो उस सवाल पे कि कौन रूल करेगा गाजा, हमास के सवाल पे चुप थे। लेकिन जो इजरायली एनालिस्ट ने नोटिस किया, उन्होंने दो चीजें नोटिस की। उन्होंने कहा कि अरब मुल्क जो है पहली बार, अब सोचिए इजिप्ट भी वहां है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है एज ए नेशन, बाकी लोग भी हैं, जो जॉर्डन भी है, सब है वहां, सऊदी अरेबिया है ही। वहां पर जो इजराइल के लिए टर्म यूज किया है वो एंटिटी यूज किया है, इजरायली नेशन ने यूज किया है। अब ये वो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अरबिक में ये दिया और उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका गलत हो गया। एक्चुअली इन लोगों ने इजराइल को एंटिटी कहा, नंबर एक। दूसरी बात, इन्होंने हमास की आलोचना नहीं की, इन्होंने और ये भी नहीं कहा कि हमास सरकार का हिस्सा नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि, और ट्रंप पहले कह चुका है कि इजिप्ट और जॉर्डन तो हमारे दोस्त हैं, अरे भाई आज नहीं तो कल हमारी, बड़े आराम से वो कहता है कि नो दे विल लिसन टू अस, वी हैव गिवन देम बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो मतलब वो ये मान के चलता है कि भाई हम जो कहेंगे वो उस पर चलेंगे।
और उनको चलना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। हाँ, ये यानी ट्रंप के आने के बाद ये हालात बदले हैं कि अब इजराइल जो है उसके आखिरी वर्ड जो है वो उसका नहीं होगा, बल्कि आखिरी ट्रंप का होगा। अच्छा, ईरान के बारे में आपकी क्या राय है जी? एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं। हाँ, इसमें देखिए काज़मी साहब, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद और 1923 और मतलब से जो शुरू होता है, जो मिडिल ईस्ट इंपीरियलिस्ट पावर्स ने बनाया, जो अरब मुल्क बनाए, अलग अलग मैंडेट्स दिए, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा, अरब मुल्क बनाए, इजराइल बनाए, वो पूरा ऑर्डर कोलैप्स करने के कगार पे, पूरा ऑर्डर। इजराइल जाएगा तो सऊदी अरेबिया भी जाएगा, इजिप्ट भी जाएगा, जॉर्डन भी जाएगा, ये और फिलिस्तीन एक नई ताकत के रूप में उभरेगा। दुनिया इस समय देखिए, अभी मैं ईरान पे आऊंगा, दुनिया इस समय रशिया, ईरान, चाइना और अमेरिका, ये 4 फोर्सेस ऐसी हैं जिसको जो दुनिया में दिखाई पड़ी। यूरोप आइसोलेट हो रहा है, यूरोप का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसका क्या मतलब है? तुम धमकी पे धमकी दे रहे हो, 10,000 भेज देंगे सोल्जर्स यूक्रेन में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो वहां पास लोग ही नहीं है, तो तुम 100 लोगों का स्क्वाड्रन नहीं भेज सकते हो। और जिनको भेजा उनको अभी परसों रशिया ने एक ड्रोन स्ट्राइक की, इसमें कई जो यूरोपियन एडवाइजर्स थे वो मारे गए, एक्चुअली मारे गए, और यूरोप ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये जो देखिए यूरोप और अरब जो नेशंस थे जो बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद अनाउंस हुए थे, उनका बहुत बड़ा डिक्लाइन शुरू हो गया है। ईरान की यहीं पर बात है। ईरान देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा और पूछना चाहता हूं। ये जो आप पूरा जो जो जिसे कहते हैं कि पूरा जो सिस्टम, जो जो ज्योग्राफिया जहां पर है, जो मुल्क हैं, जो सऊदी अरब और ये सारे हुकूमतें बादशाहतें बनाई गई थी बाकायदा। ये यानी सल्तनत उस्मानिया के खत्म करने के बाद ये बादशाहतें बनाई गई, साथ साथ इजराइल बनाया गया। हत्ता कि सऊदी अरब से कहा गया कि तुम यहूदियों की बस्तियां बसाने के पैसे खर्च करोगे, इस हद तक बात आई। तो अब क्या ये बादशाहतें गिरेंगी? क्या यहाँ डेमोक्रेसीज आएंगी? या क्या कुछ कुछ थोड़ा सा और आप बता सकते हैं? कुछ और वहां तक सोचा है आपने? अभी देखिए, दीज आर अर्ली टाइम्स, इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी है। इतने बड़े वेस्ट एशिया के या मिडिल ईस्ट ऑर्डर का डिसॉल्व होना, इतने बड़े जो 1923 से चला आ रहा है, लगभग 100 साल तो हो ही गए ना, 100 साल हो गए। और इन सब नेशन स्टेट्स के ये जो इन लोगों ने और किंगडम्स क्रिएट किए, फिर उसमें कई हर जगह बादशाह थी, कई जगह कू हुआ, बादशाह हटी। तो वो पूरा जो प्रोसेस है 100 साल का, वो देखिए आने वाले उसको टाइम लगेगा 10-15 साल। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। इजराइल और बाकी अरब देश, ये दोनों नत्थी हैं। अगर इजराइल गिरेगा तो वो भी गिरेंगे। अब वो, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं गिरने की सिवाय, क्योंकि वो इस चीज, क्योंकि वहां पर क्या है, अभी मैं हज का एक देख रहा था, वहां पर हज की जब वो एक परिक्रमा करते हैं तो उसमें वो फिलिस्तीन के लिए लोग दुआ कर रहे थे। अब पता नहीं कहाँ से थे वो, कोई मलेशिया से था, कोई भारत से था, कोई मतलब मिक्स क्राउड था बहुत। अब वहां पर ये अलाउड भी नहीं इस तरीके से आप कोई बोले, लेकिन वो बोल रहे थे। सऊदी अरेबिया की पुलिस की हिम्मत नहीं थी, पहले ऐसे कई कांड हो चुके हैं फिलिस्तीनी के पक्ष में बोलने के लिए, वहां पर काफी वायलेंस भी हो चुका आसपास काबा। तो ये जो चीज हुई है, ये एक दिखा रहा है कि अरब देशों का मूड क्या है, और मतलब अरब देशों की जनता का मूड क्या है। और अरब देखिए, फिलिस्तीन राष्ट्र बन गया कल, मान लीजिए फिलिस्तीन राष्ट्र बन गया, तो उसकी ज्योग्राफी की बात आएगी, उसकी इसकी बात आएगी, उस पर डिस्प्यूट चलेगा। फिर वो एक रेवोल्यूशनरी राज होगा, क्योंकि ये पहला अरब राज है जो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल से उभरा है। जैसे अमेरिका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से उभरा था, या फ्रांस रेवोल्यूशन से, या रशिया रेवोल्यूशन से उभरा था। तो ये राष्ट्र अलग होगा, यहाँ बादशाहत नहीं होगी। यहाँ पर सीधी बात है कि क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्म्ड स्ट्रगल और मार्क्सिस्ट और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के एक मिलन से ये पैदा हुआ है, तो इसका एक डायनेमिक्स डिफरेंट होगी, और इसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि ये आर्म्ड स्ट्रगल से, और अभी सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है ये उस तरह से। तो आप ही बताइए, लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक यही कहता है कि अरब देश जो हैं वो इसेंशियली पैलेस्टीन की तरफ देखेंगे, वो अरब देशों का नेता बन जाएगा। और यही देखिए, और इजराइल का तो वजूद खत्म जिस दिन फिलिस्तीन बन गया, क्योंकि इजराइल का तो
जो पार्टीशन प्लान 1948 से जो पूरा चला आ रहा है मामला, वो तो यही चला आ रहा है ना कि इजराइल कंसेशन देता रहे, टॉलरेट करता रहे, अल्टीमेटली उसको हड़पना। ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी में जगह ही नहीं है फिलिस्तीनी स्टेट की, कोई सवाल ही नहीं है। फिलिस्तीनी स्टेट क्या, लेबनान की, सीरिया की, इसकी कोई जगह नहीं है। अब उसमें नेतन्याहू ने सोचा था एक ख्वाब कि हम ये बाइडेन है, शायद बाइडेन जीत भी जाए, हम इसी बहाने ग्रेटर इजराइल का एक कॉन्सेप्ट फ्लोट कर दे, आगे क्या होगा देखा जाएगा, फ्लोट कर दिया जाए, उससे लड़ाई अनवरत चलेगी। अब वहां पर आके ईरान के दरवाजे मामला फंस गया, क्योंकि ईरान के सवाल पे बाइडेन ने भी उस तरीके से बहुत वो नहीं दिखाई पहलकदमी। और ट्रंप को जो ये सोच रहा था, क्योंकि ट्रंप ने अपने प्रोपेगेंडा में ईरान वगैरह खूब किया था, बल्कि कह दिया था कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी शायद ईरान ने कराए, लेकिन वो सत्ता में आते ही ऑब्वियसली उसको यू टर्न लेना था, उसने लिया। वो जानता है ईरान का रशिया और चाइना से कितना क्लोज रिलेशनशिप है। अभी उसने कहा, उससे पूछा कि रशिया, चाइना और ईरान एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उसने कहा करने दो, उसमें क्या है, हम उनसे ज्यादा मजबूत है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो बिल्कुल अनपर्टर्ब्ड है, वो बड़ा ही कोल्ड और क्लिनिकली इस चीज को कर रहा है कि यूरोप से हम हटे, नेटो से हम हटे। नेटो से सोचिए हट जाएगा, नेटो कोलैप्स कर जाएगा, क्या होगा दुनिया में? कभी हम लोग इमेजिन, हम लोग जब से पैदा हुए तब से तो नेटो ही है, और 91 के बाद तो वही है दुनिया को चला रहा है। तो नेटो खत्म हो जाएगा और तब क्या स्थिति बनेगी? अब उसमें मैं कह रहा हूं कि ईरान की जो, देखिए ईरान बिल्कुल सही एक पोजीशन लिए हुए है। ईरान ये है कि भाई अमेरिका से वो बात, अभी अमेरिका भी जानता है इस बात को कि ईरान मना करेगा, ईरान बातचीत में नहीं आएगा। कोई ऐसी सिचुएशन रशियन और चाइनीज इंटरवेंशन के बाद एक स्थिति बनी, क्योंकि ईरान के हाथ में इस समय दोनों हाथों में लड्डू हैं। इनफैक्ट ट्रू प्रॉमिस 3 किए बिना उसको बहुत कुछ मिल गया है, और उसको उसने लगातार जो अपने हथियारों का जखीरा दिखाया है, उसने जो चाइना और रशिया से अपनी प्रॉक्सिमिटी दिखाई है, ट्रंप इस चीज को देख रहा है। ट्रंप के, और जब भी ईरान ऐसी बातें करता है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, अमेरिका ऐसा है वैसा, और जो कि सही है, क्योंकि ट्रंप तो एक आदमी है, वो तो अमेरिकन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब ट्रंप नहीं देता है। आप देखिए, उसने इधर कभी ये नहीं कहा कि हमको धोखेबाज समझते हैं तो वो लोग कौन है, मतलब ऐसा तू में कभी भी ऐसी नहीं हुई है। एक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है क्लियर कट कि इन लोग से बात करना बेकार है, और ये हम लोग ने बात करके देख ली है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग ने बातचीत नहीं की होती तो स्थिति एक दूसरी होती और बेहतर होती। तो ये जो सारी परिस्थितियां, प्लस जो इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कभी भी आ सकते हैं, यूरेनियम वो एनरिच कर रहा है, इस पे ट्रंप इंटरवीन करे। ट्रंप 1% एक जगह इंटरवीन नहीं किया। उसने कभी भी उसने ये कहा ही नहीं है। उसने हमेशा कहा है कि मतलब न्यूक्लियर इशू, कि न्यूक्लियर ईरान से कोई खतरा है मानवता को, जो नेतन्याहू की लाइन है, मानवता को खतरा, और जो चाहता है नेतन्याहू कि ट्रंप बोले, कभी बोले ही नहीं उसने। ये देखिए सिचुएशन, पूरा पेंडुलम है, ये एक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां 2025 बड़ा डिसाइसिव है। 7 अक्टूबर 2023 हुआ, उसके बाद अभी आके गाजा में भी देखिए, कल इन लोगों ने इजिप्ट से जो मशीन्स थी रबल उठाने वाली, उनको अलाउ की। मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटेरियन एड के सवाल पे नेतन्याहू को झुकना पड़ेगा, नंबर 1। अच्छा, इस बीच में माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं, टाइम जरा कम रह गया। यमन ने पहले 4 दिन की धमकी दी। यमन ने पहले 4 दिन की धमकी दी कि 4 दिन का टाइम हम दे रहे हैं, अल्टीमेटम दिया कि आप ये सहायता जो है वो बंद जो की हुई है उसे वापस से रिस्टोर करें। और जब वो 4 दिन हो गए तो उन्होंने रेड सी वाला रास्ता, बाबुल मंदब वाला रास्ता इजरायलियों के लिए बंद कर दिया है, और अभी ये धमकी दे रहे हैं कि हम इजराइल पर हमले कर सकते हैं, फिर से हमले शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या बिल्कुल उसी तरह से है कि एक बड़ा तूफान आए, बहुत से झाड़ और दरख्त सब गिर जाएं, कोई एक खड़ा हो और फिर सबको खड़ा कर दे, ऐसे हालात बने? क्या यमन ही वो ताकत साबित होगी कि रेजिस्टेंस को फिर से वो मजबूत हालत जो हिजबुल्लाह और हमास और जिहाद इस्लामी ये सब फिर से मजबूत खड़े होंगे? आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो देखता हूं कि यमन एक
रीजनल ताकत एक पूरे रीजन में बन गई है, बड़ी ताकत, उभरती हुई ताकत, जिसको अमेरिका को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और यमन अभी ये जो दूसरे फेज में जो इजराइल को और नुकसान पहुंचाएगा और जिस तरह से, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होगा कि इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड फिर से जारी करे। दूसरी बात आपको बताएं, यमन ग्राउंड एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी कर रहा है, केवल नेवल नहीं। उसने पिछले मुझे याद है अक्टूबर 2024 से वो उसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ड्रिल्स कर रही हैं, और ड्रिल्स कर रही हैं इन्वेजन का, वो इन्वेजन का ड्रिल्स कर रही हैं। और ये मैंने काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि वो जो ड्रिल्स कर रही हैं वो नॉर्मल ड्रिल्स नहीं है, वो इन्वेजन के ड्रिल्स है कि क्योंकि इजराइल में अगर उतरना है तो वो बीच पे उतरेंगे, तो वहां कैसे फाइटिंग कैसे फाइटिंग होगी, किस तरीके से होगी, उसके लिए प्लस उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, तो सबको पता ही है। और आपको बता दें एक चौंका देने वाला तथ्य, जो कि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है भी, कि यमन इज द आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, इट इज द सेकंड मोस्ट आर्म्ड कंट्री आफ्टर यूएस। दूसरी बात, अब उसने इधर अपने मिसाइल्स और उसके पास ऐसा जखीरा आ गया है कि दुनिया अभी तक ताज्जुब कर रही है कि ये कैसे आया, क्या हुआ। अब उसको एक लंबे समय से ईरान से कैसे चीजें आई, असेंबल हुई यहाँ, वो एक अलग बात है। तो देखिए, यमन चुप हुआ सीज फायर पे, अब यमन इसकी तैयारी में 100% है कि अगर कोई ब्रॉड इजराइल का इन्वेजन हुआ, ऐसी कोई स्थिति बनी, क्योंकि बन सकती है। देखिए, ट्रंप इस समय डोमिनेट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारी चीजों पे वो पूरा वो हुआ, लेकिन जो डेमोक्रेट्स है वो बड़े ही, जो लिबरल्स है ना, जो अपने को, हम लोगों से करीब अपने को देखते हैं, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, सिविल राइट्स की बात करते हैं, इन्हीं लोगों ने बच्चों का कत्लेआम गाजा में करा, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो इवन ये जो महिला कांग्रेस वुमेन है, ये जो ट्रंप के खिलाफ बोल रही हैं, अभी जो कह रही हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र को ट्रंप डिपोर्ट ना करे, ट्रंप उसको डिपोर्ट क्यों करेगा, वो तो एक ड्रामा कर रहा है उसको। अब आप बताइए, इसको लेके ये इशू बना रहे, ये इंटरनल पॉलिटिक्स में ट्रंप ने उन लोगों को दबा दिया है। लेकिन अब देखिए वहां पर क्या है कि कोई ऐसी परिस्थिति, क्योंकि वहां पर असैसिनेशन वगैरह का भी एक कल्चर रहा है, और ट्रंप के ऊपर इस तरह की बातें हालांकि कोई हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति है वहां पर। और जो सबसे बड़ी बात आपको ये बताइए कि ये वहां से प्लेन आता है HAL बगल में, सॉरी, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये है ब्लैक रॉक और लॉकहीड मार्टिन सबसे बड़ी आर्म्स कंपनीज है, करेक्ट। ये अब हमने कहा था आपसे शुरू में कि आर्म्स लॉबी से ट्रंप अपना पीछा छुड़ाएगा, उसको टेक लॉबी ने पकड़ लिया। एलोन मस्क से लेके और बिल गेट्स वगैरह तो बेकार हो गए, वो भी अब पिछलग्गू हो गए, लेकिन टेक में जायंट एलोन मस्क था, और वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चिढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो पैसा अमेरिका वहां खर्च कर रहा है वो हमको मार्स पहुंचना है, हमको जुपिटर पहुंचना है, हमको सैटर्न पहुंचना है, हमको यहाँ पहुंचना है, वो उसका ऑब्सेशन है। और सही भाई, दुनिया को आगे बढ़ना है, तो वो चाहता है वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो। उसने कितने मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हैं अपने उससे, अब वो सब यहीं तो लगेंगे। ब्लैक रॉक के जो लैरी फिंक जो ब्लैक रॉक के CEO हैं, उनका बयान आया एक अभी कल, उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स चले जाएंगे तो अमेरिका में लेबर क्राइसिस हो जाएगी, हमारी फसलें हार्वेस्ट कौन करेगा, ये करेगा। लोगों ने कहा कि ये मतलब दल्ला, मतलब इतना बड़ा जो दुनिया का अपराधी लैरी फिंक्स, ये अब कह रहा है इसकी इस तरह, मतलब आंसू बहा रहा है मैक्सिकन इमिग्रेंट्स के लिए, इसको चीप लेबर चाहिए, ये इसने ये भी कहा कि हमारे जो बहुत जूनियर लेवल के लोग हैं, जो बहुत बड़ा एक फौज है जूनियर लेवल की जो मैक्सिकन है, तो अब हम क्या करेंगे, तुम डूब जाओ। अमेरिका का ये सोचना है कि अच्छा मैं वापस मैं आना चाहता हूं मिडिल ईस्ट पर। देखिए, आपसे बात करने से 2-3 नतीजे सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि रेजिस्टेंस अभी मजबूत है, जो आप मतलब जो कहना चाह रहे हैं, वो चढ़ा हुआ है। और यमन का खास तौर पर जो आपने जिक्र किया, उधर ईरान बात नहीं कर रहा, और अमेरिका भी जानता है, और ट्रंप भी जो है वो जवाब दूबरदू नहीं कर रहा है आयतुल्लाह खामेनेई के जवाब का। और ये कि
ओवरऑल जो पिक्चर जो आप बता रहे हैं वो ये कि रेजिस्टेंस मजबूत है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जिसमें इस सोच के कुछ लोग कभी कभी रुक करके सोचते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे हैं। जैसे सीरिया में हुकूमत का गिरना, जैसे सीरिया में नए इलाकों पर कब्जा करना, जैसे लेबनान के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात करना, यानी हिजबुल्लाह को कमजोर करना, ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, कहीं ये हम ये समझते रहें कि इजराइल खत्म हो रहा है, ये अरब हुकूमतें भी खत्म हो रही हैं, ऐसा ना हो कि ये ग्रेटर इजराइल बन जाए। चूंकि इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हम पूरे सीरिया में कहीं भी गाड़ी पे बैठे और जा सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, यानी सिर्फ इराक वाला बॉर्डर रह गया, इराक पार करेंगे तो फुरात पे पहुंच जाएंगे। उस उन चीजों को देख करके जो लोग कभी कभी वो महसूस कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये उनको ये कहना चाहेंगे कि आप इतिहास को नहीं समझ रहे हैं और आप इतिहास की गति को नहीं समझते। आप ये नेतन्याहू दुस्साहस कर सकता है, दुस्साहस हिटलर ने भी किया था। अब देखिए इसका, अच्छा ये बताइए कि कभी कोई ये सोचता है कि क्या जरूरत थी हिटलर को एक साथ अटैक करने की दो फ्रंट्स पे? क्या जरूरत थी? टक्कर, अच्छा, और आपको यू विल बी सरप्राइज, रीजन वही था नेतन्याहू वाला कि हम इजरायलीज को रीसेटल कराएं। उसने ये सोचा था कि जो स्लैब्स है रशियंस, वो व्हाइट्स हैं लेकिन इंफीरियर हैं हमारे एरियन से, वो इंफीरियर है, और हम उनकी लैंड्स जो है इतना, क्योंकि रशिया में पॉपुलेशन कम है, लैंड बहुत है, तो उसने कहा था वहां तेल भी है, वहां ये भी है। वो उसका बेसिकली पॉलिसी थी, मैं वो जर्मन नाम भूल रहा हूँ उस फिनोमेना का, उसने वहां पर बसाने का सोचा था। एक्चुअली ही वाज थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया देयर। तो और उसके बाद जो ईस्ट यूरोप के भी देश ये उसके हाथ में आए थे। ये कितना बड़ी खमख्याली थी। तुम स्टालिन के साथ तुमने खुद पैक्ट किया 1939 में, इतना बड़ा देश सोवियत यूनियन उस समय था, उसके पास रिसोर्सेज, उसकी सेना, और तुमने सोचा हम एक बार में हमला करेंगे और फ्रांस की तरह वो गिर जाएगा, स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, मॉस्को सब ले लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? अब मतलब कैन यू एक्चुअली आस्क मतलब can we actually stop Netanyahu from thinking like Hitler in this sphere? हम तो नहीं रोक सकते। लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों को लगता है कि वो चीज यहाँ नहीं सोच रहा है क्योंकि अब जमाना बदल गया, वो हमारी तरह सोच रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो इंटरनेशनल फाइनेंस, कैपिटलिज्म या इंपीरियलिज्म का लॉजिक होता है, वो बड़ा दूसरी तरह का होता है। वहां पर ट्रंप जैसा आदमी जो पिट पिटा के आया है और अपने ही सिस्टम के खिलाफ रेबेल कर रहा है, वो एक अलग सवाल है, वो भी होता है। लेकिन नेतन्याहू जैसा सिस्टम का आदमी जिसने इराक वॉर करवाई, जिसने पूरी तरह से लीबिया और सीरिया में रिजीम चेंज, उसने उसके पीछे पूरा उसका हाथ था, फिर जो हो ही गया सीरिया में रिजीम चेंज, अभी भी देखिए वो पूरा उसी नियोकॉन फिलॉसफी पे चल रहा। हालांकि नियोकॉन वहां सारे के सारे नप चुके हैं या बिल में चले गए। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ट्रंप के खिलाफ कू हो किसी, मतलब मैं असैसिनेशन की बात केवल नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ कोई पॉलिटिकल कू भी हो सकता है। कोई एक हिस्सा जो है रिपब्लिकन्स का तोड़ ताड़ के ये लोग कुछ अपना कर सकते हैं, वहां बड़ी भयंकर लड़ाई, और प्यूटन ने कह दिया था सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है, क्योंकि अगर ट्रंप को हटाया गया या कुछ भी हुआ तो जनता सड़क पे आ जाएगी, गोलियां चलेगी, सीधी बात है। वहां तो देखिए एवरीवन इज आर्म्ड। तो वहां का जो लोकल जो एवरेज अमेरिकन है जिसने ट्रंप को वोट दिया है, वो तो बंदूक पे ट्रिगर रख के बैठा हुआ। आप देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, जो भी मिडिल कंट्री है, टेक्सास आप चले जाइए, आप एरिजोना चले जाइए, आप कोलोराडो चले जाइए, मिडिल जो अमेरिका है वो तो ऐसे तैयार बैठा है कि अगर कुछ हुआ तो हम तो घुस जाएंगे, और वो न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में घुस के उनको सबसे पहले तबाह करेगा, क्योंकि वो लिबरल डेमोक्रेटिक सिटीज माने जाते हैं सबसे पहले, और दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा अगर दोनों तबाह हुए। खैर वो अलग बात है। सवाल है कैन हम फ्रॉम थिंकिंग लाइक हिटलर? Can't stop him, then he might act like that. कल को इराक पे हमला कर दे तो लोग हमसे कहेंगे कि आपने तो ये कहा था। अरे हमने क्या कहा था? हम कह तो रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते, वो इराक क्या, ईरान क्या, भारत पे हमला कर दे, इतनी दूर है पाकिस्तान पे कर दे। उसका भाई हमला करने में किसी का क्या जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो भी तो सोचो ना। तो ये एक अजीब मेंटालिटी खास तौर पे मैंने मुस्लिम इंटेलिजेंशिया में देखी है, और ये बड़ा दुखदाई है कि वो घबराते हैं इजराइल से। और एक उसकी हिस्ट्री है लंबे समय से, जिस तरह से इजराइल ने डोमिनेट किया है सब कुछ, सारे
अरब नेशनों को पीट पाट के, फिलिस्तीनियों को ये करके। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को तुम समझे ही नहीं हो। अब मैं ये कहना अपील करना चाहता हूँ सबसे, भाई पढ़ो तो यार कुछ, तुम ये तो पढ़ो कि आईडीएफ की क्या रिपोर्ट है 7 अक्टूबर के बारे में। अब पता है 6 घंटा दो हमास फाइटर्स ने, नवीद हासरा नाम का सेटलमेंट है, 2 हमास फाइटर्स ने जो कि ऊपर से उड़ के आए थे, पैराग्लाइडिंग से आए थे, 37 इजरायली सोल्जर्स को 2.5 घंटे रोक के रखकर 17 को मार दिया, बाकी छुपे रहे। नहा उसमें इसी तरीके से आधे छुट्टी पे गए थे, और उसके बाद जो महिलाओं को आगे कर दिया, जब महिलाएं निपट गई तो उसके बाद खुद एक जगह बंद हो गया, उसको हमास ने जला दिया, जला के मार दिया। अब जानते क्या हुआ है? ये इजराइल है, ये भी तो देखो ना, ये भी तो देखो। आईडीएफ कह रहा है, अब ठीक है उसको गार्जियन नहीं छाप रहा है, और अगर ये न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं छाप रहा है तो हमारी गलती है क्या? तो क्या आप नहीं पढ़ोगे सब? बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करो, अरबिक में जो आ रहा है, जो हिब्रू हमारा, ट्रांसलेट करो। अब नहीं समझो हकीकतों को समझो, और जल्दी। हाँ, इजराइल खुद क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इजरायली खुद क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू खुद कह रहे हैं। नेतन्याहू तो कल वहां था अपने ट्रायल में, वहां पर चिल्लाने लगे। अरे साहब, वहां तो ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी जो है वो नहीं, तो भाई उसको कोई रोक सकता है चिल्लाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिटलर कभी ट्रायल पे आ सकता था? हिटलर को कोई सोच सकता? तो वो जमाना नहीं, तो जेनोसाइड भी होगा, नेतन्याहू ये ट्रायल पे भी आएगा, नेतन्याहू चिल्लाएगा भी, नेतन्याहू कल को कह देगा कि हम पूरी दुनिया पे फतह करने जा रहे हैं, और फिर भी उसका ट्रायल। ये देखिए, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और ये इस तरह से रहेंगे। तो इसलिए इसमें जो है, नेतन्याहू को अलग करो, वो जो कह रहा है, या उसकी जो राइट विंग टीम इस समय जो सरकार बनी है वो जो कह रही है, और इजराइल में जो पेपर्स, मुझे तो ताज्जुब होता है ये काज़मी साहब, इस पे कोई कभी स्टोरी नहीं करता कि जिन पेपर्स को फेवर करने की वजह से नेतन्याहू पे केस चल रहा है, वल्ला, ये अरोनॉट, केस नंबर 1000, केस नंबर 2000, केस नंबर 4000 में इंडाइट हो चुका है। यही केस है कि इनको फेवर किया उसने, वहां से मेमो जाता था कि ये छापो, वो करो। वही अखबार कितना क्या लिख रहा है इसके खिलाफ। वैसे बहुत ही ये बात तारीफ करने के काबिल है कि जंग के दौरान भी वहां के मीडिया में ऐसी खबरें आ जाती हैं जो वाकई काफी आंख खोलने वाली हैं, और वहां की वो उसकी वजह है। उसकी वजह है कि इजराइल एक जो बैलेंस करके बनाया गया था, उसमें इजराइल में एक बहुत बड़ा करार ये था कि हम एक लेफ्ट, थोड़ा सा लेबर पार्टी वाली इमेज रखेंगे, हम सब कुछ करेंगे। अब वो पूरा इन लोगों ने इधर से, जो नेतन्याहू की लाइन थी कि ये पूरा, अब जैसे ऑपोजिशन लीडर लेबर पार्टी का है यार लैपिड, बिल्कुल कहीं का नहीं रहा, जो इजराइल का लेफ्ट सो कॉल्ड था वो भी खत्म है। तो ये बैलेंस गड़बड़ा गया। बैलेंस गड़बड़ाने से क्या होता है कि जो इलीट्स का बड़ा हिस्सा है वो भारत नहीं है, वो इजराइल, वहां पर इलीट्स का बड़ा हिस्सा अभ्यस्त है, और वो नहीं, नेतन्याहू जैसे फिगर को एक बड़ा हिस्सा हेट करता है। अब जो अटॉर्नी जनरल को नहीं हटा पा रहा है, इसी वो अटॉर्नी जनरल जो महिला है, उसी की वजह से उसको ट्रायल में जाना पड़ रहा है। कल वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जज ने कहा चुप हो जाओ। ट्रायल के दौरान जज ने कहा कि टोन जरा नीचे करो, यानी ऊंची आवाज से बात मत करो। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हम सोच सकते हैं, बिल्कुल, मतलब क्या हम सोच सकते हैं कि मोदी जी के खिलाफ एक मुकदमा हो? इसमें गलत मतलब नहीं निकलना चाहिए कि इजराइल में बड़ी डेमोक्रेसी है, नहीं, वहां पर इलीट्स में लड़ाई बहुत शार्प है। आप ये देखो, वहां डेमोक्रेसी की बात नहीं है, वहां पर इतनी शार्प लड़ाई है कि इसीलिए, और ट्रम्प भी इस चीज को देख रहा है, वो वेट कर रहा है कि वहीं तख्ता पलट हो जाए। और वो असर्टिव है, मतलब शार्प डिवाइड भी है, और वो बहुत असर्टिव भी हैं, यानी वो खुल करके सब कुछ कह भी रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया, आपने कई बातें बहुत अहम की कि इजराइल जाएगा, इजराइल गिरेगा तो ये अरब हुकूमतें भी गिरेंगी, और हो सकता है ट्रंप के जमाने में या वो ऐसी शुरुआत कर दें कि इस पूरे इलाके में बिल्कुल नया सब कुछ नजर आए। दुनिया बदलती नजर आ रही है बहुत तेजी से, और ट्रंप हमास से बात कर रहे हैं, ईरान से बात करना चाह रहे हैं, क्या कुछ है उनके जहन में, दुनिया किस तरह से होनी चाहिए, ये और आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वो दो बातें आगे करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं।
उसमें असेसमेंट लगाना भी जरा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आपकी काजल साहब, मजेदार बात ये है कि ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे या 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये किसने कहा था? ये आप बताएं, आप बताइए। ये लेनिन की लाइन है, अच्छा अच्छा अच्छा। फेमस है, उसकी किताब है। हाँ हाँ 2 steps forward 1 step backwards, या हाँ 1 step forward 2 step backward, इस 1 हाँ। step forward 2 step back। उसने ये लॉ पकड़ा था कि इस तरीके से कम्युनिस्ट मूवमेंट को चलना चाहिए। तो ये वो अब यूनिवर्सल हो गया, अब हर कोई करता है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि हाँ। इसको समझना हम लोग के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है वो सब, वो जी देखा जी है। जी जी। आपकी मालूमात, आपका जो स्टडी है वो बहुत गहरी है और बहुत दूर तक बहुत सी चीजें आपके जहन में, इसलिए आपको समझना ज्यादा आसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमरेश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया। मैं आखिर में अपने दर्शकों से फिर कहूंगा कि अमरेश मिश्रा जी का जो चैनल इस वक्त काम कर रहा है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसके जरिए उन तक पहुंचें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो उनकी देखें। वो बहुत ही पाबंदी के साथ, बहुत ही अहम खबरों के साथ हर दिन अपडेट दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।